प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के सेकंड चैप्टर अम्ल, अक्षारक व लवण के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ओके, तो इसके बाद हम एनसीईआरटी अभ्यास के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये दोनों ही टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको आप ध्यान से समझें। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि यदि हमें अम्लता या अक्षारीयता का नॉलेज है तो हम दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं का आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कि एक ऐसी ही समस्या क्या है, उधर में अम्लता की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है। तो अम्लता, अब देखिए कि अम्लता या एसिडिटी के कारण क्या होता है कि उधर में जलन या दर्द की शिकायत होती है। ओके, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अम्लता बनती कैसे है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कि हम पाचन तंत्र के चित्र पर एक नज़र डाल लेते हैं कि पाचन तंत्र में ये आपको पता है कि भोजन जो है मुख से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। बाकी इसकी डिटेल जो है मैं बायोलॉजी वाले चैप्टर में आपको अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये जस्ट थोड़ा सा प्रीव्यू इसका पता होना चाहिए कि ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। ओके, उसके बाद जो है छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह जो है सारे डिटेल में आपको बायो में करवाऊँगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भोजन कहाँ आता है, आमाशय में, और आमाशय यहाँ पर कोई एक अंग है। ओके, अब देखिए इस चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये देखिए आमाशय है। ठीक, अब जैसे भोजन यहाँ आमाशय में पहुँचता है तो भोजन को पचाने के लिए जो आमाशय की भित्ति है, इसकी जो दीवार है, यहाँ से एक विशेष प्रकार का रस जो है वो स्रावित होता है। यहाँ से विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसको हम कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। ओके, कौन सा रस बोलते हैं? जठर रस। अब इस जठर रस के अंदर जो है पेप्सिन एंजाइम भी होता है, श्लेष्मा भी होता है। ठीक, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर केमिस्ट्री, अब देखिए मैं यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम या श्लेष्मा की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करूँगा कि जठर रस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी ज़्यादा खा लेता है, ठीक, या कोई हैवी वगैरह खा लेता है, तो इसकी दीवारों पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। ओके, भित्ति में जब प्रेशर पड़ेगा तो जठर रस ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा जठर रस निकलेगा तो ज़्यादा HCl निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ज़्यादा निकलेगा तो जलन तो होएगी, दर्द भी होएगा। ओके, तो इस तरह से जो है जलन या दर्द अर्थात कि अम्लता जो है शरीर के अंदर बढ़ जाती है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या बढ़ गया, अम्ल बढ़ गया। अब इस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए आपको इस अम्ल को उदासीन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अक्षारक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अम्ल और अक्षारक मिलकर के उदासीनीकरण अभिक्रिया करें, लवण तथा जल बना ले। ओके, तो हम इसको दूर करने के लिए कोई एंटासिड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड। ओके, एंट में मतलब विपरीत, एसिड की विपरीत चीज़। ठीक, और यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ये एक वीक बेस होता है। ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग अक्षारक हम नहीं ले सकते, प्रबल अक्षारक हम शरीर में नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसको समझाया मैंने इतना है, लेकिन आपने लिखना बिल्कुल थोड़ा सा है। मैं भी बता देता हूँ कि जो मैंने समझाया वही बता रहा हूँ मैं, कि अम्लता की शिकायत होने पर उधर में क्या होता है, जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इस समय हमारे उदर में क्या होता है, जठर रस
होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और उसकी मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। ठीक, और अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उधर में जलन भी होएगी, दर्द भी होएगा, और उससे राहत पाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एंटासिड अर्थात की दुर्बल अक्षारकों का प्रयोग करते हैं। कौन से दुर्बल अक्षारकों का प्रयोग करते हैं, उनमें मैंने उदाहरण दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, कि अब यह उधर में अम्ल की जितनी भी मात्रा फालतू होगी उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अम्ल अगर उदासीन हो गया तो जलन और दर्द भी खत्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा भी इसको हम कह देते हैं। तो पहले तो ये समझाता हूँ कि अम्ल वर्षा क्या होती है और उसको फिर बताऊँगा कंट्रोल कैसे करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अम्ल वर्षा। ओके, ये आधा में आएगा अम्ल वर्षा। अब वास्तव में अम्ल वर्षा क्या चीज़ होती है, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वैसे तो जो वर्षा का जल है उसको हम बिल्कुल शुद्ध जल मानते हैं, लेकिन ये जल शुद्ध कब होता है, जब प्रदूषक ना हो, वायुमंडल में प्रदूषक ना हो। लेकिन अगर वायुमंडल में प्रदूषण है तो वहाँ पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पानी के साथ मिलकर के क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनाएगी। क्या बनाएगी, कार्बनिक अम्ल बनाएगी। अब जो इस टाइप के अम्ल है ये वर्षा के जल के साथ ज़मीन पे आएंगे। ठीक, यानी ये अम्ल जो है वर्षा के जल में क्या होंगे, घुल जाएंगे और बारिश के साथ नीचे आएंगे। तो इस टाइप की जो बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये एक तो जलीय जीव जो होते हैं नदी वगैरह में जो रहते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी जाएगा तो नदी में जाएगा, तो वहाँ पर जो जीव होते हैं उनके पारिस्थितिक तंत्र यानी उनके लिए उनकी परिस्थितियाँ जो है उसको चेंज कर दे, यानी उनके जीवन के लिए भी कई बार खतरा बन जाता है। इसके अलावा भूमि की अम्लीयता बढ़ा देगा, फसलों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, इस प्रॉब्लम से निपटारा कैसे पाएं, भाई निपटारा तो यही है कि प्रदूषण पे नियंत्रण रखें, और तो क्या इलाज इसका। ओके, अगर भूमि में अम्लीयता बढ़ गई तो कोई अक्षार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि अम्ल वर्षा क्या होती है। अब आपने लिखना क्या है वो और बता देता हूँ कि वर्षा का जल वैसे तो क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच क्या होने लगी है, कम होने लगी। क्यों, अम्ल बढ़ेंगे तो पीएच कम होएगी। इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक सभी को प्रभावित करता है। इस प्रकार से फसल जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है। और प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, अब देखिए अगली जो समस्या है दैट इज दंतक्षय। दंतक्षय का मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि दांतों में कैविटी हो जाती है इस तरह से, और फिर उससे भी जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। वास्तव में जो मुख की जो पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 6.5 होती है, यानी थोड़ी सी अम्लीयता इसके अंदर होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद दांतों के बीच कुछ खाना जो है वो रह जाता है, यदि सही ढंग से ब्रश वगैरह ना किया जाए तो। फिर क्या होता है कि मुख के अंदर बैक्टीरिया जो है इस खाने के साथ अभिक्रिया करके अम्ल पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं। और
अगर इतना अम्ल वो पैदा कर देते हैं कि मुख्य पीएच जो है वो कितनी हो जाए, 5.5 हो जाए। ठीक, वैसे कितनी होती है, 6.5। लेकिन भोजन के साथ अगर बैक्टीरिया रिएक्ट करे और अम्ल पैदा कर दे और मुख्य पीएच कितनी हो जाए, 5.5 हो जाए, तो दांतों की जो सबसे ऊपर की जो सख्त सतह जो होती है ना, इसको एनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। वो इनेमल जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक, उसका अक्षय होना शुरू हो जाता है। ओके, और फिर हमें जो है दर्द का अनुभव भी होता है। ओके, और धीरे धीरे दांत जो है वो खराब हो सकते हैं। इस तरह से जो है हमें सोते समय ज़रूर ब्रश करके सोना चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति सोते समय ब्रश करके सोता है करता है तो उसके दांत जो है काफ़ी वर्षों तक जो है खराब नहीं होंगे। ओके, तो देखिए ये मैंने समझाया है कि मुख्य साधारणतः सामान्य तौर पे जो पीएच 6.5 होती है। खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन के साथ क्रिया करके क्या पैदा करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं, जिससे मुख्य पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पीएच मान 5.5 से कम होने के बाद एनामल का क्षय होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो भोजन के बाद क्या दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए ताकि दंत अक्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। अब जो है इसी तरह से एक अगली समस्या है हमारे सामने, कीटों का डंक। जब भी कोई कीट या मधुमक्खी वगैरह या चींटी वगैरह कोई काट जाती है तो भी क्या होता है कि दर्द और जलन महसूस होती है त्वचा के अंदर। तो वो क्यों होती है, क्योंकि इनके डंक में जो है वो अम्ल होता है। ठीक, कीटों के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। वो जो अम्ल है जब चमड़ी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं तो जलन तो होएगी। ठीक, तो ये चीज़ हमने लिखी है कि मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े आदि किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में अम्ल स्रावित करते हैं जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय अक्षारीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका उपयोग कर लिया जाए तो उसका अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, और जलन भी कम हो जाएगी। तो कई बार मधुमक्खी वगैरह काट लेते हैं तो जो कोलगेट वगैरह जो हम दंत मंजन यूज़ करते हैं, अगर वो भी लगा ली जाए तो भी एक बार राहत मिल जाती है। क्योंकि कोलगेट में या जो भी दंत मंजन हम यूज़ करते हैं उसमें अक्षारक होता है थोड़ा बहुत। ठीक, और यहाँ पर चींटी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। तो वो भी इसको अगर लगा ले जाए तो दर्द में राहत मिल जाती है। ठीक, इसी तरह से मिट्टी की पीएच जो है वो अगर हम ज्ञात कर ले पहले ही तो उसमें कौन सी फसल बोनी है उसी हिसाब से हम उपयुक्त उर्वरक का चयन कर सकते हैं। अगर अम्लीयता ज़्यादा है मिट्टी में तो हम अक्षारीय विलयन यूज़ कर लेंगे, अक्षारीयता ज़्यादा है तो अम्लीय विलयन यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से जो है हम उपयुक्त उर्वरक का निर्धारण कर सकते हैं और एक अच्छी फसल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब आइए कुछ एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न करते हैं। कि पहला प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच या एसिडिटी जो है उसको दूर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एंटासिड यूज़ करोगे, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, और इसी तरह से अगला एमसीक्यू है हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो 10 ml है और HCl का है 8 ml। ओके, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अब कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ml ले लें तो HCl का कितना, HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी।
अब देखो यहाँ पर मात्रा डबल कर दी तो यहाँ पर भी डबल करनी होगी, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो 16 मिलीलीटर जो है डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि नेचर के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन होता है, यानी प्रकृति के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन, इसको उदासीनीकरण का जो है ऑप्शन होता है। कैसे कि जैसे नेटल नाम का एक पौधा होता है, उसके ऊपर कांटे से होते हैं। ठीक, तो अगर ये जंगलों में उपजता है और अगर इसके पत्तों के साथ जो है आप टच भी हो जाते हो तो इसके पत्तों पे जो डंकनुमा बाल जो होते हैं, ठीक, वो स्किन के अंदर चुभ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जलन और दर्द पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसके बाल जो होते हैं नेटल पौधे के पत्तों पर जो बाल होते हैं उनमें क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक, और वो मेथेनोइक अम्ल जैसे चींटी वगैरह डंक मारती है उसी तरह से वो मेथेनोइक अम्ल जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक, और उससे काफ़ी दर्द होता है। लेकिन जहाँ पर नेटल के पौधे मिलते हैं ना, वहीं पर डाक के पौधे ही मिलते हैं। ठीक, तो अगर नेटल के पौधे से कहीं अगर आपको मतलब टच हो गया और उससे जलन पैदा होती है तो वहीं डाक के पौधे जो है उसकी पत्ती अगर हम रगड़ लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो डाक के पौधे की प्रकृति कैसी होगी, सोच सकते हो आप, अक्षारीय प्रकृति होगी तभी वो उसका ठीक होएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो उदासीनीकरण का विकल्प देती है, जहाँ अम्ल वाले पौधे हैं वहाँ अक्षारक वाले पौधे भी हैं। ओके, अब आइए फटाफट 5 मिनट में हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर बिना समझे करोगे तो मुश्किल होएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 विलयन दे दिए ए और बी। ए का पीएच मान है 6, ए का पीएच मान कितना है 6 और बी का पीएच मान जो कितना है 8। ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? अब देखो ये 7 से कम है तो इसका मतलब ये अम्ल है और ये अक्षारक है। ठीक, तो अम्ल के अंदर आपको पता है कि एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अक्षारक में OH आयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अधिक होगी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ए के अंदर एच आयन की सांद्रता जो है वो अधिक होगी। ठीक, अब साथ में ये भी पूछा कि इसमें से कौन अम्लीय तथा कौन अक्षारकीय है। तो ए की पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय है, बी की पीएच मान 7 से अधिक है तो इसका मतलब ये अक्षारकीय है। ठीक, तो इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हो कि जो एच आयन की सांद्रता जो है वो पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि पीएच मान बढ़ेगा तो एच आयन की सांद्रता कम होएगी। ठीक, और पीएच मान घटेगा तो एच आयन की सांद्रता अधिक होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सी भाषा में मैंने लिखा, आप इसको पढ़ सकते हो। और जिस बच्चे को ये नोट्स नहीं मिले हैं वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या मेरी वेबसाइट sureshluxra.com पर आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब देखिए आगे लिखा हुआ कि एच आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। एच आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। बस सिंपल सी बात है कि एच आयन जितना अधिक होगा उतना ये विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अब यहाँ पे आगे कहा है कि अक्षारीय विलयन में क्या एच आयन होते हैं, अगर ये एच आयन होते हैं तो अक्षारीय क्यों होते हैं, फिर तो अम्लीय होने चाहिए। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अक्षारीय विलयनों में एच आयन होते हैं, लेकिन एच आयन के साथ साथ क्या होते हैं, OH आयन भी होते हैं और OH आयन की सांद्रता एच आयन की बजाय ज़्यादा होती है। ठीक, OH आयनों की सांद्रता एच आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। ठीक, और OH आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अक्षारीय हो गए और एच आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्लीय हो गए।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करता है। अब देखिए, जो तीनों हमने नाम पढ़े हैं सारे के अक्षारीय प्रकृति के हैं, ठीक। चाहे बुझा हुआ चूना हो, चाहे बिना बुझा हुआ चूना हो, चाहे चाक हो, ये किस प्रकृति के, अक्षारीय प्रकृति के हैं। तो इसका मतलब खेत की मृदा क्या है, अम्लीय प्रकृति की होगी। उसकी अम्लीयता को समाप्त करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है कि ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है, ठीक। और इसका अगर आप दही बनाते हैं तो इसकी अम्लीयता में क्या परिवर्तन होगा, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। दही तो खट्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब उसका पीएच मान और कम हो जाएगा। तो कहता है कि ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बनने पर इसका पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि इसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं ना, वो लैक्टिक अम्ल पैदा करते हैं। जो दूध की लैक्टोज शुगर जो होती है, एक प्रकार की शुगर दूध के अंदर होती है, लैक्टोज शुगर, उसका लैक्टिक अम्ल बना देते हैं ये वाले जीवाणु, ठीक। अम्ल बन गया तो अचायन की सांद्रता बढ़ेगी, अचायन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान कम हो जाएगा, ठीक। ये आपको पता ही है कि पीएच और अचायन की सांद्रता जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अचायन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान कम, अचायन की सांद्रता कम होगी तो पीएच मान अधिक। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता हो गई कि 7, 8 इधर वाले पीएच मान, अगर ये तो हो गए क्या, अक्षारक, और ये हो गए अम्ल। अम्लों में अचायन अधिक होते हैं, तो अचायन जैसे पीएच मान जो है वो कम होता जाएगा, अचायन बढ़ता जाएगा। ओके, अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, ठीक, और पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा अक्षारीय क्यों हो जाता है। अब देखिए, बेकिंग सोडा जो है वो खुद एक अक्षारक है, तो बेकिंग सोडा मिलने से क्या होगा कि इसका पीएच मान बढ़ जाएगा। पीएच मान बढ़ जाएगा तो अगर दूध थोड़े लंबे समय तक भी पड़ा रहा तो वो उसमें अम्लीय प्रकृति नहीं आएगी जल्दी से, यानी वो खट्टा नहीं होगा, ठीक। और कहता है इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। अब देखिए कि पीएच मान दूध की यहाँ थी 6 पे, आपने बेकिंग सोडा मिलाया, थोड़ी सी बढ़ गई, और दही की मान लीजिए यहाँ नहीं है, तो इसको वापस भी तो लाना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। तो ये कहता है कि बेकिंग सोडा मिला हुआ दूध दही बनने में अधिक समय लेता है, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने से इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। कहाँ हो जाता है, 7 से अधिक, परंतु दही का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अक्षारकों की उपस्थिति में शीघ्रता से अम्लीय होने से रोकती है। अक्षारकों की जो उपस्थिति है वो अम्लीय होने को रोकेगी, और इसलिए बेकिंग सोडा मिला हुआ दूध जो है वो उसका दही जमने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं और उसमें हम कुछ लवणों का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।